हेलो फ्रेंड्स, तो फाइनेंशियल ईयर 24-25 यानी कि असेसमेंट ईयर 25-26 से रिलेटेड आपके ITR 1 से लेके ITR 4 फॉर्म जो है वो CBDT के द्वारा ऑलरेडी नोटिफाई कर दिए गए हैं। और उनमें से ITR 1 और ITR 4 फॉर्म जो है वो आपके इनकम टैक्स पोर्टल पे अवेलेबल है, जहां जाके आप अपनी फाइनेंशियल ईयर 24-25 की ITR फाइल कर सकते हैं। लेकिन ITR 2 और ITR 3 फॉर्म जो है वो अभी आपके इनकम टैक्स पोर्टल पे अवेलेबल नहीं हुए हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ कि अब यदि आपके द्वारा फाइनेंशियल ईयर 24-25 की संबंध में ITR 2 फॉर्म फाइल किया जाता है तो कौन पर्सन है जो कि ITR 2 फॉर्म फाइल कर सकता है, कितनी इनकम के बाद में आप ये फाइल कर सकते हैं, और ITR 2 फॉर्म में आपकी कौन कौन सी इनकम है जो कि रिपोर्ट की जाती है, और साथ ही इस साल की ITR 2 फॉर्म में आपको कौन कौन से ऐसे मेजर चेंजेस है जो कि देखने को मिलेंगे, जिसके संबंध में आपको ऑलरेडी डॉक्यूमेंट जो है वो कलेक्ट करके रखने हैं ताकि आप अपनी ITR जो है वो सही तरीके से फाइल कर सकें। तो वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल होने वाली है, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। Who should file ITR 2 for फाइनेंशियल ईयर 24-25 असेसमेंट ईयर 25-26। तो रिसेंटली CBDT के द्वारा जो आपके फाइनेंशियल ईयर 24-25 से रिलेटेड ITR 1 से लेके ITR 4 फॉर्म नोटिफाई किए गए हैं। उन ITR फॉर्म में काफ़ी सारे मेजर चेंजेस हैं जो कि किए गए हैं। तो इस तरीके से अब यदि आपके द्वारा फाइनेंशियल ईयर 24-25 की ITR 2 यदि ओल्ड टैक्स रिजीम में फाइल की जाती है और रिटर्न फाइल करते समय यदि आपके द्वारा कोई भी एग्जेम्पशन और डिडक्शन है जो कि रिटर्न में क्लेम की जाती है, तो उस केस में अब आपको ITR फाइल करते समय काफ़ी सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन है जो कि ITR फॉर्म में सबमिट करना मैंडेटरी है। तो पहले हम ये समझ लेते हैं कि ITR 2 फॉर्म कौन पर्सन फाइल कर सकता है। तो अब यदि कोई भी इंडिविजुअल या HUF है जिसकी फाइनेंशियल ईयर 24-25 में यदि कोई भी बिजनेस इनकम नहीं है, और वो इंडिविजुअल या HUF यदि नॉन रेजिडेंट है या फिर नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है, और उनकी फाइनेंशियल ईयर 24-25 की टोटल इनकम सभी हेड से मिला के यदि 50 लाख रुपए से ज़्यादा हो जाती है, तो उस केस में वो ITR 2 फॉर्म फाइल कर सकते हैं। तो इस तरीके से अब ITR 2 फॉर्म में आप कौन कौन सी इनकम है जो कि डिक्लेयर कर सकते हैं। तो यदि आपको फाइनेंशियल ईयर 24-25 में यदि सैलरी या पेंशन से अगर कोई इनकम रिसीव होती है, या फिर आपके पास एक से ज़्यादा हाउस प्रॉपर्टी है और उन प्रॉपर्टी को यदि आपके द्वारा रेंट पे दिया जाता है और वहाँ से यदि आपको कोई भी रेंटल इनकम है जो कि रिसीव होती है, या फिर मान लो अगर आपके द्वारा फाइनेंशियल ईयर 24-25 में शेयर मार्केट में या म्यूचुअल फंड में कोई भी इन्वेस्टमेंट किया जाता है और वहाँ से यदि आपको कोई भी कैपिटल गेन या कैपिटल लॉस होता है, या फिर आपके द्वारा कोई भी प्रॉपर्टी है जो कि सेल की जाती है और वहाँ से अगर आपको कोई भी शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है, तो उस केस में आप ITR 2 फॉर्म फाइल कर सकते हैं। नेक्स्ट है, यदि मान लो आपको इंटरेस्ट की इनकम होती है, डिविडेंड से इनकम हो रही है, या फिर आपको कमीशन की कोई भी इनकम रिसीव होती है, या फिर मान लो आपको लॉटरी से कोई इनकम होती है या हॉर्स रेस से कोई इनकम हो रही है, ऑनलाइन गेमिंग से, क्रिप्टो से, वर्चुअल डिजिटल असेट से अगर कोई इनकम रिसीव होती है, तो उस केस में भी आप ITR 2 फॉर्म फाइल कर सकते हैं। नेक्स्ट, यदि आप किसी कंपनी में डायरेक्टर हैं और वहाँ से अगर आपको कोई इनकम रिसीव होती है, या फिर आपने फाइनेंशियल ईयर 24-25 में किसी भी अनलिस्टेड इक्विटी शेयर में कोई इन्वेस्टमेंट कर रखा है और वहाँ से अगर आपको कोई भी इनकम है जो कि रिसीव होती है, या फिर आपकी एग्रीकल्चर इनकम 5,000 रुपये से ज़्यादा है, या फिर आपने इंडिया के बाहर कोई भी असेट्स है जो कि एक्वायर कर रखी है, या फिर इंडिया के बाहर किसी भी एंटिटी में आपका फाइनेंशियल इंटरेस्ट है, या फिर आपकी साइनिंग अथॉरिटी इंडिया के बाहर है और वहाँ से यदि आपको कोई भी इनकम जनरेट होती है, तो उस केस में भी आप ITR 2 फॉर्म फाइल कर सकते हैं। नेक्स्ट है, यदि मान लो आपके द्वारा फाइनेंशियल ईयर 24-25 में एक सर्टेन लिमिट से ज़्यादा अपने बैंक अकाउंट से कैश है जो कि विड्रॉल किया जाता है, और उस केस में यदि बैंक के द्वारा आपका सेक्शन 194N में यदि कोई TDS है जो कि डिडक्ट किया जाता है, तो उस केस में भी आप ITR 2 फॉर्म फाइल कर सकते हैं। एंड लास्ट है, यदि मान लो आपका कोई भी पिछले साल का ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस है जिसे कि आप करंट ईयर में सेट ऑफ करना चाहते हैं, या फिर मान लो आपको फाइनेंशियल ईयर 24-25 में बिजनेस या प्रोफेशन से अगर कोई लॉस होता है, या फिर आपका कोई भी कैपिटल लॉस है, या फिर आपको हाउस प्रॉपर्टी से कोई भी लॉस हो रहा है, तो उस केस में आप ITR 2 फॉर्म फाइल करके अपने लॉस को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, और नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में आपको जो इनकम होगी उस इनकम से आप अपने लॉस को सेट ऑफ कर सकते हैं। तो इस तरीके से ITR 2 फॉर्म में आपके सभी तरह की इनकम जो है वो कंसिडर की जाती है, एक्सेप्ट यदि आपको कोई बिजनेस या प्रोफेशन से इनकम रिसीव होती है। नेक्स्ट है मेजर चेंजेस इन ITR 2 फॉर्म फॉर फाइनेंशियल ईयर 24-25 असेसमेंट ईयर 25-26। तो अब यदि आपके द्वारा फाइनेंशियल ईयर 24-25 की ITR 2 फाइल की जाएगी, तो उस ITR 2 में आपको कौन कौन से नए शेड्यूल है जो कि देखने को मिलेंगे और जहां पे आपको डिटेल में रिपोर्टिंग करनी होगी। तो उसमें फर्स्ट है कैपिटल गेन शेड्यूल।
तो अब यदि मान लो आपके द्वारा फाइनेंशियल ईयर 24-25 में अगर शेयर मार्केट में कोई भी ट्रेडिंग की जाती है या म्यूचुअल फंड में कोई भी इन्वेस्टमेंट किया जाता है या फिर आपके द्वारा कोई भी प्रॉपर्टी है जो कि सेल की जाती है और वहाँ से यदि आपको कोई भी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है, तो उस केस में अब आपके शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर टैक्स की कैलकुलेशन दो अलग रेट से की जाएगी। यानी कि अब आपको फाइनेंशियल ईयर 24-25 की ITR फाइल करते समय एक डेट है जो कि स्पेशली ध्यान रखनी है और वो है 23 जुलाई 2024। यानी कि अब यदि आपको 23 जुलाई 2024 से पहले जो कैपिटल गेन हो रहा है उस पर टैक्स की कैलकुलेशन अलग रेट से की जाएगी और यदि आपको 23 जुलाई 2024 के बाद में अगर कैपिटल गेन होता है तो उस केस में आपके टैक्स की कैलकुलेशन अलग रेट से की जाएगी। नेक्स्ट है बायबैक लॉस रिपोर्टिंग। तो अब यदि आपके द्वारा फाइनेंशियल ईयर 24-25 में कोई भी बायबैक किया जाता है शेयर का और उस केस में अगर आपको कोई भी कैपिटल लॉस होता है तो उस केस में अब आपके 1 अक्टूबर 2024 से बायबैक लॉस रिपोर्टिंग के जो रूल्स है वो चेंज हो गए हैं। यानी कि 1 अक्टूबर 2024 के बाद में आपके द्वारा कोई भी शेयर का बायबैक किया जाता है और उस पर अगर आपको कोई भी कैपिटल लॉस होता है तो वो लॉस आपको तभी अलाउ किया जाएगा यदि आपके द्वारा उससे रिलेटेड जो डिविडेंड इनकम है वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के हेड में रिपोर्ट की जाती है। नेक्स्ट है असेट्स एंड लाइबिलिटीज थ्रेशोल्ड। तो अभी तक क्या होता था कि यदि आपकी एक फाइनेंशियल ईयर में टोटल इनकम यदि 50 लाख रुपए से ज़्यादा हो जाती थी तो उस केस में रिटर्न फाइल करते समय आपको अपनी सारी असेट्स और सारी लाइबिलिटीज़ की रिपोर्टिंग ITR फॉर्म में करना मैंडेटरी होता था। तो अब यहाँ पे आपकी 50 लाख रुपए की जो लिमिट है उसको इंक्रीज करके 1 करोड़ रुपए कर दिया है। तो इस तरीके से अब यदि आपकी फाइनेंशियल ईयर 24-25 की टोटल इनकम यदि 1 करोड़ रुपए से एक्सीड हो जाती है तो ही आपको ITR फाइल करते समय अपनी सारी असेट्स और सारी लाइबिलिटीज़ की रिपोर्टिंग ITR फॉर्म में करना मैंडेटरी है। लेकिन यदि आपकी इनकम 1 करोड़ रुपए से कम है तो उस केस में आपको असेट्स और लाइबिलिटीज़ की रिपोर्टिंग ITR फॉर्म में करना मैंडेटरी नहीं है। नेक्स्ट है एनहांस डिडक्शन रिपोर्टिंग। तो अब यदि आपके द्वारा फाइनेंशियल ईयर 24-25 की ITR यदि ओल्ड टैक्स रिजीम में फाइल की जाती है और वहाँ पे यदि आपके द्वारा सेक्शन 80C से लेके 80U में अगर कोई भी डिडक्शन या एग्जम्पशन है जो कि रिटर्न में क्लेम की जाती है तो इस साल से आपको काफ़ी सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन है जो कि ITR फॉर्म में डालना मैंडेटरी हो गया है। जैसे कि यदि आपके द्वारा सेक्शन 80C में यदि LIC की कोई डिडक्शन ली जाती है तो उस केस में आपको डॉक्यूमेंट नंबर डालना भी मैंडेटरी है। यदि आप ट्यूशन फीस की कोई डिडक्शन क्लेम करते हैं तो उस केस में आपको रिसिप्ट नंबर डालना मैंडेटरी है। इसी तरीके से यदि आपके द्वारा सेक्शन 80DD में या 80U में अगर कोई डिडक्शन है जो कि क्लेम की जाती है तो उस केस में आपके द्वारा अभी तक फॉर्म 10IA ही फाइल किया जाता था। लेकिन इस साल जो आपके द्वारा रिटर्न फाइल किया जाएगा तो उसमें आपके द्वारा जो फॉर्म 10IA फाइल किया जाता है उसके एक्नॉलेजमेंट नंबर और डेट ऑफ फाइलिंग भी आपको डालना मैंडेटरी है। नेक्स्ट यदि आपके द्वारा HRA क्लेम किया जाता है तो उसके संबंध में भी आपको काफ़ी सारी डिटेल है जो कि ITR फॉर्म में डालना मैंडेटरी है। नेक्स्ट है यदि मान लो आपने कोई होम लोन ले रखा है और उस केस में यदि आप इंटरेस्ट पोर्शन की डिडक्शन यदि रिटर्न में क्लेम करते हैं तो अब आपके ITR फॉर्म में इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल के संबंध में एक सेपरेट शेड्यूल है जो कि इंसर्ट कर दिया गया है, जिसमें आपके द्वारा ये लोन जो है वो कौन सी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लिया गया है उसका नेम मेंशन करना कंपलसरी है, लोन अकाउंट क्या है, आपके डेट ऑफ सैंक्शन ऑफ लोन यानी कि ये लोन आपको कब सैंक्शन किया गया है उसकी डेट आपको डालना मैंडेटरी है, आपकी लोन की अमाउंट कितनी है। नेक्स्ट आपका 31 मार्च 2025 तक आउटस्टैंडिंग बैलेंस कितना है और साथ ही आपके द्वारा फाइनेंशियल ईयर 24-25 में कितनी इंटरेस्ट की डिडक्शन है जो कि रिटर्न में क्लेम की गई है, ये सारी डिटेल आपको सेपरेट शेड्यूल में इंसर्ट करनी होगी। एंड लास्ट है TDS सेक्शन रिपोर्टिंग। तो अब यदि मान लो फाइनेंशियल ईयर 24-25 में आपकी सैलरी के अलावा कोई दूसरी इनकम भी है जिस पे यदि आपका कोई TDS है जो कि डिडक्ट किया गया है या फिर TCS है जो कि कलेक्ट किया गया है तो उस केस में अब आपको सेक्शन वाइज रिपोर्टिंग भी करनी होगी। यानी कि आपको ड्रॉप डाउन लिस्ट से सेक्शन सेलेक्ट करना है कि कौन से सेक्शन में आपका कितना TDS है जो कि डिडक्ट किया गया है और उसकी ग्रॉस अमाउंट कितनी है और उस इनकम पे कितना TDS डिडक्ट किया गया है। ये सारी डिटेल भी अब आपको TDS शेड्यूल में इंसर्ट करनी होगी। तो ये सारे मेजर चेंजेस है जो कि आपके फाइनेंशियल ईयर 24-25 की ITR 2 फॉर्म में किए गए हैं। इसलिए ITR फाइल करने से पहले आपको इन चेंजेस के बारे में ज़रूर पता होना चाहिए ताकि आप अपनी फाइनेंशियल ईयर 24-25 की ITR सही फाइल कर सके और फ्यूचर में आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से कोई नोटिस भी इशू ना किया जाए। तो आई होप अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि ITR 2 फॉर्म जो है वो कौन पर्सन फाइल कर सकता है। तो वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।